अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए आज रखेल नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं रखेल नावल का अगला हिस्सा। दादा, आपसे बात करना है। कॉल वसूल करने का बटन दबाते ही कबीर दादा के कानों में पाशा की लजाजत भरी आवाज़ पड़ी। कबीर दादा ने पूछा, कहाँ पर हो? अपने जुआ खाने वाले दफ्तर में बैठा हूँ, आधा घंटे तक आ रहा हूँ। ये कहते ही वो ड्राइवर को पाशा के होटल की तरफ जाने का कहने लगा। ठीक आधे घंटे बाद वो पाशा के दफ्तर में दाखिल हो रहा था। इसे देखते ही पाशा ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और अपनी कुर्सी छोड़ दी। कबीर दादा की मौजूदगी में वो कभी भी इस कुर्सी पर नहीं बैठा था। कबीर दादा घूमने वाली कुर्सी पर बैठते ही मुस्तफसर हुआ। जी फरमाए। वहाँ वो दोनों अकेले ही थे। कबीर दादा के मुहाफिज और अजीम वगैरह बाहर रुक गए थे। खाने पीने को क्या मंगवाऊँ? पाशा ने खासा संजीदा नज़र आ रहा था। काफ़ी का बता दो और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये कहते ही कबीर दादा ने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। इंटरकॉम उठाकर पाशा ने 2 प्याली काफ़ी के बताए और कबीर दादा की तरफ मुतवज्जा होता हुआ बोला, मेरा ख्याल है अब आपको घर जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है। बकवास ना करो, मतलब की बात पर आओ। कबीर दादा ने इसे झिड़का। वो इत्मीनान से बोला, इसी बकवास के लिए आपको जहमत दी है। कबीर दादा ने इसे डराया, शायद काफ़ी दिनों से तुम्हें थप्पड़ नहीं पड़ा। पाशा खौफजदा होते हुए बोला, सच कहा, आज एक नहीं काफ़ी थप्पड़ खाने का इरादा किए बैठा हूँ। कबीर दादा बिगड़ कर बोला, अगर सच में वही बकवास करना है तो मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ दादा। पाशा बिल्कुल संजीदा था। अच्छा बको, क्या परेशानी है? कबीर दादा ने गोया हथियार डाल दिए थे। वो खूबसूरत डाइन आपको ज़ाया कर देगी। कबीर दादा एक दहशत, खौफ और डर की अलामत है। कबीर दादा आहनी इरादे, चिट्टानी हौसले और फुलादी अज़्म का नाम है। कबीर दादा की शख्सियत, किरदार और सलाहियतों की एक दुनिया मोतरफ है। आप एक छोकरी के पीछे इसे बदनाम ना करें। यकीन माने अपने दुखी हैं और पराए हंस रहे हैं। दफ़ा करे इसे ठोकर लगाकर अपनी ज़िंदगी से दूर फेंके। कबीर दादा के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। बकवास अच्छी कर लेते हो मगर बेमकसद। जब आंखों पर किसी दिलरुबा के नोखेज़ हुस्न की पट्टी बंदी हो तो हमदर्दों की नसीहतें बकवास ही लगती हैं। मेरा ख्याल है शादी करने वाला मैं पहला गैंगस्टर नहीं हूँ। बिल्कुल सही, और मेरा एतराज़ आपकी शादी करने पर बिल्कुल भी नहीं है। शादी भी दूसरे गैंगस्टर ने की है और थोड़ी बहुत रवायती मोहब्बत भी इनमें मौजूद होगी, मगर इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने पाँव की जूती को सर का ताज बना लिया हो। इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम धरे जा रहे हो बेगैरत आदमी। कबीर दादा ने इसे डांट कर खामोश करना चाहा। इसी वक्त एक मुलाजिम इजाज़त मांग कर अंदर दाखिल हुआ और उनके सामने काफ़ी के बड़े मग रखकर सर झुकाए बाहर निकल गया। पाशा काफ़ी का हल्का सा घूंट लेते हुए बोला, ये सच है कबीर दादा, कल रात तकरीब में मेरी नज़र आप दोनों पर ही थी। इस दोगली डायन ने आपको अपने बनावटी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए एक लम्हे के लिए भी आप पर से नज़रें नहीं हटाई। यकीनन इसे किसी ने खूब पढ़ा लिखा कर आपके पास भेजा है और आप भी गाए बगाए नज़रें चुरा कर इसकी दीद से आंखें ठंडी कर रहे थे। और फिर महफिल मौसीकी में जो मोहब्बत भरे मैसेज लिखे जा रहे थे, ऐसा तो हाई स्कूल के तलबा ही कर सकते हैं। और माफ़ करना, इस चुड़ैल के साथ तो चलें, ये जचता भी है कि मेरे ख्याल में वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की तालबा है। आप खुद को देखें, क्या इतने ऊंचे मुकाम से नीचे उतरना आपको रवा था? कबीर दादा साफ गोई से बोला, कोई मोहब्बत भरी गुफ्तगू नहीं थी यार। इसने मुझे घर चलने का लिखा और मैंने इसे डांट दिया। एक छोकरी की इतनी हिम्मत कि वो कबीर दादा को महफिल छोड़कर घर चलने का कहे, और एक बार भी नहीं बार बार मैसेज करे। दर्जन भर मैसेज टून तो मैंने गिनी थी। यकीनन आपकी तरफ से ढील थी, वरना वो ऐसी हरकत ना करती। और एक दो मैसेज पढ़ने का तो मुझे इत्तेफाक भी हुआ था। वो कोई नाचने गाने की बकवास कर रही थी और आप अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पा रहे थे। कबीर दादा चिढ़कर बोला, बेवकूफ़ आदमी, वो कम उम्र लड़की है, नादानी में ऐसी हरकतें कर गुजरती है। अब क्या इसकी पिटाई शुरू कर दूँ? कम उम्र नादान नादान लड़की नहीं, पूरी 420 है। अगर आपको तिगनी का नाच न नचाया तो मुझे पाशा ने खोता कहना। पीठ पीछे तो अब भी यही कहता हूँ यार। कबीर दादा ने कहका लगाया। फिर सामने भी कहना, बल्कि मैं अपना नाम ही यही रख लूँगा। बहराम मेरी जान, बेवकूफ़ों की सी बातें ना करो। ये परेशानियाँ और उलझनें अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। मुझे ना तो इस लड़की से मोहब्बत है और ना मैं अपने मुकाम और जगह ही से नावाकिफ़ हूँ। कबीर दादा ने इसे असली नाम से पुकारा। मुझे सबूत दरकार है। पाशा को तसल्ली नहीं हुई थी। क्या सबूत चाहिए? कबीर दादा के लहजे में हैरानी थी। शहाब कसूरी, इखलाक हुसैन, नौशाद अफरीदी और वो साला एसपी वगैरह तमाम हर दूसरे दिन नित नई लड़कियों के साथ रात गुजारते हैं, और इनकी ये बेगैरती इन बीवियों से बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं है। पाशा सांस लेने के लिए रुका, मगर कबीर दादा से सब्र नहीं हुआ था। बेसाख्ता इसके होंठों से फिसला। तो पाशा इत्मीनान से बोला, तो ये कि आप अपनी रोज़मर्रा पर आ जाएं। हर दूसरे दिन आपकी ख्वाबगाह में नई लड़की होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह जैसे शादी से पहले किया करते थे। कबीर दादा ने मुंह बनाया, मेरी शादी को अरसा ही कितना हुआ है?
3 रातें इस डायन के साथ गुजार ली हैं, इतना काफ़ी है। कबीर दादा ने अफसोस भरे अंदाज में दाएं बाएं सर हिलाते हुए कहा, किसी और लड़की के साथ रात गुजारने से क्या होगा। पाशा झट बोला, मुझे यकीन आ जाएगा कि आप इस फ्राडन को इतनी अहमियत नहीं दे रहे और मेरे अंदेशे गलत हैं। ठीक है। कबीर दादा ने इस बात में सर हिलाते हुए जान छुड़ाई, जैसे ही मेरे म्यार की कोई लड़की नजर आई तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर दूंगा। वादा। पाशा के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक बार कह तो दिया है। कबीर दादा झिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हारी नसीहतें इख्तिताम पजीर हो गई हों तो मैं वापस चला जाऊं। 1 मिनट। वो जेब से मोबाइल फ़ोन निकालते हुए किसी को घंटी करने लगा। पहली ही घंटी पर कॉल वसूल कर ली गई थी। शायद जिसे कॉल की गई थी वो इसी कॉल ही का मुंतज़िर था। पाशा ने मुख्तसरन आ जाओ कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। कौन है? कबीर दादा ने हैरानी से पूछा, मगर पाशा के जवाब देने से पहले दरवाजे को धकेलते हुए कोई अंदर दाखिल हुआ। आने वाली शख्सियत को देखते ही कबीर दादा गहरा सांस लेने पर मजबूर हो गया था। इसका असल नाम तो कबीर दादा को मालूम नहीं था और ना इसने कभी जानने की कोशिश ही की थी। अलबत्ता वो निग्गी के नाम से मशहूर थी। शायद इसका असल नाम नगीना, नगीन, निगत या नगमा वगैरह था। चंद दिन कबीर दादा की मंजूर नज़र भी रह चुकी थी। कबीर दादा ही की वसातत से इसे मॉडलिंग के शोबे में काफ़ी आगे तक जाने का मौका मिला था और आजकल वो चोटी की मॉडल थी। कबीर दादा के बारे में इसके दिल में पसंदीदगी के गहरे जज्बात पोशीदा थे, जिन्हें जानने वालों के गोशे गुजार करने में इसने कभी बुखल से काम नहीं लिया था। लेकिन इसके साथ इसे यह भी मालूम था कि कबीर दादा के लिए किसी एक लड़की का होकर रहना नामुमकिन था। मगर अब पाशा की ज़बानी से जो खबर मिली थी, पाशा पर यकीन होते हुए भी इस खबर के बारे में वो शक में पड़ गई। निगी तुम? कबीर दादा ने गुफ्तगू की इब्तदा की। शुक्र है आपको मेरा नाम तो याद है। पाशा से मुसाफा करते हुए वो कबीर दादा के करीब पहुंची और इसके बड़े हुए हाथ को नज़रअंदाज करते हुए इसके गले में बाहें डालकर बेबाकी से इसे चूमने लगी। इसे नरमी से दूर करते हुए कबीर दादा ने पूछा, कैसी हो? जाने क्यों इसे निगी की गुर्बत अच्छी नहीं लगी थी। एकदम तनाविश का खुशबूदार और मुलायम वजूद इसकी आंखों के सामने लहराया। इसे यूं लगा जैसे वो इसे देख रही हो। निगी अच्छा कर मेज़ के कोने पर बैठते हुए बोली, बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है निगी की आमद की वजाहत करना ज़रूरी नहीं है। पाशा ने ज़बान खोली। पाशा, मेरे पास इन चौंचलों के लिए वक्त नहीं है। कबीर दादा एकदम बेजार हो गया था। दादा, ये वही नगी है जिसे छूने की पादाश में 3 थप्पड़ मेरे चेहरे पर और एक भरपूर लात मेरी तशरीफ पर लगी थी। कसम से इस दिन के बाद आज तक इसे मुसाफे के अलावा नहीं छू पाया। सच कह रहा है ये झूठा। निगी ने भरपूर कहकर लगाते हुए पाशा की तारीफ की थी। पाशा, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? यही कि जैसे ही आपके म्यार की कोई लड़की नजर आई आप मेरी ये तमन्ना भी पूरी कर देंगे। तो बस ठीक है। कबीर दादा ने कंधे उचकाए। आए हाय, अब हम आपके म्यार से भी गिर चुके हैं। निगी भी बाकी से घूरते हुए बाजारी लहजे में बोली। दादा, हाँ या ना में जवाब दें। निगी कोई सस्ती लड़की नहीं है। बड़े बड़े नामी गिरामी लोग इसके लिए तरसते हैं। ये तो बस आपकी मोहब्बत में दौड़ी चली है। आजकल ये झूठा सच बोलने पर तुला हुआ है। निगी एकदम संजीदा हो गई थी। कबीर दादा बेबसी से बोला, तो यूं तुम्हें चैन आ जाएगा? हाँ। पाशा ने भरपूर अंदाज में सर हिलाया। कबीर दादा ने बेजारी भरे लहजे में कहा, तो इस किस्म के और कितने सबूत देना पड़ेंगे? पाशा ने अज़म जाहिर किया, हर दूसरे तीसरे दिन एक जल परी आपकी ख्वाबगाह की जिन्नत बनाऊंगा, यहाँ तक कि वो डायन खुद ही कहीं दफान हो जाए। खोते वो तेरे उस्ताद की बीवी है। मैं नहीं मानता। पाशा ने नफ़ी में सर हिलाया। हाय, आपकी बीवी? निगी ने चीखते हुए परेशानी का इजहार किया। कबीर दादा ने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। क्या नहीं मानते? मुझे उस्ताद या से मेरी बीवी? क्या मेरी ज़िंदगी में ये मुमकिन है कि मैं आपको उस्ताद ना मानने के बारे में सोच भी सकूं? कबीर दादा संजीदगी से बोला, दोबारा इस गलत नाम से ना पुकारना। वो जैसी भी है मगर इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और बाकिरदार लड़की है। ठीक है भाभी, कह दिया करूँगा। पाशा ने मुंह बनाया। रात 9 बजे मेरी कोठी पर आ जाना। निगी को कहते हुए कबीर दादा ने बातचीत ख़त्म होने का ऐलान किया और उठकर बाहर की तरफ चल पड़ा। निगी और पाशा के चेहरे खुशी से खिल गए थे। निगी को वहीं बैठने का इशारा करके पाशा कबीर दादा को रुखसत करने बाहर निकल गया। यार, मैंने तो सोचा तुम्हारी झूठ की आदत अब तक रहेंगी, मगर यहाँ तो सचमुच इनकलाब आ गया है। इस जिद्दी हट धर्म और उखड़ ने शादी कर ली है, वो भी किसी लड़की से। पाशा के वापस आते ही निगी शुरू हो गई थी। वो इससे काफ़ी बेतकल्लुफ़ थी। अलबत्ता पाशा की ये बात बिल्कुल ठीक थी कि वो कभी हाथ मिलाने से ज़्यादा निगी के करीब नहीं गया था। पाशा झिल्लाते हुए बोला, तो लड़कियों ही से शादी की जाती है, अहमक लड़की। नहीं, मेरा मतलब है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कबीर दादा की इस हरकत के बाद क्या कहूँ, क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? वो बदहवास सी लग रही थी। कहीं जाने और कुछ कहने का तो पता नहीं। अलबत्ता तुम्हारे पास खुदकुशी करने का अच्छा मौका है। इस तरह कम से कम दादा को यकीन तो आ जाएगा कि इस खूबसूरत डायन भाभी के अलावा भी इसे कोई चाहता है। पाशा ने खलूस भरे अंदाज में मशवरा दिया। कैसी है वो? मेरा मतलब है शक्ल सूरत के लिहाज से। नेगी की हैरानी अब तक बरकरार थी। उसने खुदकुशी वाले मशवरे पर जवाबी वार से एतराज़ बरता था। पूरी की पूरी डाइन। ओह सॉरी। एकदम से कबीर दादा का हुक्म याद आया और उसने जबान दांतों में दबा ली। मेरा मतलब भाभी को देखते ही आपके दिल से ये फांस निकल जाएगी कि कबीर दादा ने क्यों शादी की है। मुझसे भी खूबसूरत है। नेगी के लिए लहजे में छलकता अपनी खूबसूरती का जाम वाज़ह था। पाशा साफ गोई से बोला, अगर तुम्हें कोई लड़की खुद से ज़्यादा खूबसूरत लगती है तो वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी।
मैं तो अलेक्जेंड्रा डारेव, शाइलन वाडले, कतरीना कैफ, करीना कपूर, मायरा खान और कुबरा खानम की शक्लों को भी खुद से बेहतर तो क्या अपने जैसा नहीं समझती। इसने तीनों फिल्म इंडस्ट्रीज की खूबसूरत लड़कियों को बेझिझक मुस्तरद कर दिया। फिक्र ना करो, मेरी डाइन भाभी को देखकर तुम्हारी खुद से खूबसूरत लड़की को देखने की हसरत तो कम से कम ज़रूरी पूरी हो जाएगी। तो फिर मेरी दाल वहाँ क्या गलेगी। निकी रूहानसी होने लगी। पाशा ने माथे पर हाथ मारा। तुम्हें दाल गिलाने भेज कौन रहा है बेवकूफ़, किसी और की पकी हुई हंडिया उल्टानी है। मुखफ़त भरे लहजे में बोली, मैंने सोचा शायद तुम मुझे कबीर दादा को फांसने का मौका दे रहे हो। ये काम इस वक्त करना था जब कबीर दादा तुम पर फरेफ्ता हुआ था। खाक खाक फरिश्ता हुआ था। उखड़ बदमिजाज बस अपनी अय्याशों के चक्कर में था। मुझे यकीन है अब भी वही सिलसिला है। तुम्हारे अंदेशे बेजा हैं। काश ऐसा ही हो, मगर हकीकत इसके बरक्स है। और यकीन मानो कि मुझे तुम्हारी कामयाबी में शुबह महसूस हो रहा है। अब इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। नेकी की निस्वानी अना जाग गई थी। यूं भी इसकी खूबसूरती किसी तारीफ की मोहताज नहीं थी, लेकिन पाशा के दिमाग में पलने वाले अंदेशों से वो नावाकिफ थी। खैर, आज तुमने कबीर दादा को पूरी रात मसरूफ रखना है, और इस मेरा मतलब है भाभी को कमरे के करीब भी नहीं फटकने देना। कल परसों भी अगर तुम कबीर दादा को संभालने में कामयाब रही तो खुश आमदीद, वरना मुझे किसी और जलपरी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वैसे मिजाज की कैसी है? पाशा साफ गोई से बोला, बिल्कुल घरेलू, सादा, मासूम और भोली भाली। क्या? निगी चीख पड़ी थी। थोड़ी देर पहले तो डाइन, चुड़ैल और जाने क्या क्या कह रहे थे। फिक्र ना करो, हमारे यहाँ डाइन बला और चुड़ैल बद किरदार नहीं, बाकिरदार, ईमानदार और ख़ानदानी लड़कियों को कहते हैं। ठीक है, अब कुछ तय कर लेते हैं। सेठ मस्कीन की तरफ मेरे 20 लाख बकाए हैं। सुबह तक सोने नहीं दिया था खबीस ने, और अब मेरी काल ही वसूल नहीं कर रहा। पाशा हंसा। कब की बात है? 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है। और कुछ? पाशा मुस्तफसर हुआ। फिरोज मलिक ने वादा किया था कि नई ड्रामा सीरियल में मरकजी किरदार मुझे मिलेगा। मुआवजा वसूल कर लिया, मगर अब एक नई हीरोइन को आगे ला रहा है और मुझे अगली सीरियल पर टरखाना चाहता है। पाशा संजीदगी से बोला, इन दोनों के मोबाइल फ़ोन नंबर मुझे दो। लेकिन ने फ़ौरन अपने मोबाइल फ़ोन से इनके नंबर निकाल कर पाशा को नोट करा दिए। फिरोज़ मलिक का पता भी नोट करके पाशा किसी का नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ से कॉल वसूल होते ही वो बगैर किसी तमहीद के फिरोज़ मलिक का पता दोहराते हुए बोला, इसे अगले 1 घंटे में खसूसी कोठी में होना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ की बात सुने बगैर इसने राब्ता मुनक़ता किया और सेठ मिस्कीन का नंबर मिलाने लगा। सेठ मिस्कीन को ज़ाती तौर पर भी जानता था। शहर की बड़ी बड़ी मछलियों से इसने उनकी यूं भी वाकिफ़ियत नागुज़ीर थी। हेलो, दोनों 2-3 घंटों के बाद इसने पाशा की कॉल वसूल की थी। यकीनन पाशा का नंबर इसके पास नहीं था, वरना यूं बेपरवाही से हेलो ना करता। सेठ मिस्कीन, पाशा बात कर रहा हूँ। प प पाशा पाशा दादा, इसने गोया तस्दीक चाही थी। याददाश्त तो काफ़ी अच्छी है सेठ, वरना पिछले 2-3 माह से किसी तकरीब वगैरह में मुलाकात नहीं हो पाई है। वो जल्दी से बोला, जी जी, वैसे कैसे याद फरमाया खादिम को? कुछ नहीं, बस यूं ही आज निगी से मुलाकात हुई, तुम्हें याद कर रही थी। मैंने सोचा हेलो हाई कर लें। सेठ मिस्कीन की हिलाती हुई आवाज़ आई, न नगी, हाँ वैसे बहुत अच्छी लड़की। आज ही मैं अपने सेक्रेटरी को कह रहा था कि इसके अकाउंट में 20 लाख जमा करवा दे, इससे उधार लिए थे। बेवकूफ़ को भूल ही गया, वो गरीब इंतज़ार करती रही होगी। खैर, इसे बता देना कि कल ज़रूर इसे पैसे मिल जाएंगे। पाशा हंसा, चलो आपका पैगाम पहुंचा देता हूँ। अगर कल सुबह 10-11 बजे इसके अकाउंट में मतलूबा रकम जमा ना हुई तो परसों सेठ मिस्कीन दुगनी रकम जमा करा देगा, और इस तरह हर गुजरते दिन के साथ रकम दुगनी करता जाएगा। सेठ मिस्कीन है ही इतना अच्छा आदमी। ज जी जी जी। सेठ मस्कीन ने खिलाते हुए जी जी की गर्दान शुरू कर दी, और पाशा मजीद कुछ कहे बना राब्ता मुनक़ता करते हुए सामने बैठे नगी को मुखातिब हुआ। सुन तो लिया होगा? हाँ, नगी ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। दूसरे काम से भी बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारे रात कबीर दादा के पास जाने से पहले खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन मुझे खुश करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कबीर दादा को फंसाना ज़रूर मुश्किल था, किसी दूसरी लड़की का पता काटना इतना मुश्किल नहीं होता। फिक्र ही ना करो, कबीर दादा से ऐसे दूर भागेगी जैसे तुम ईमानदारों से भागते हो। और पाशा इत्मीनान भरे अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। घर चलो। पाशा से रुखसत लेकर गाड़ी में बैठते ही वो अजीम को मुखातिब हुआ। इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन निकाल कर तनाविश का नंबर मिलाने लगा। अस्सलाम वालेकुम। घंटी वसूल करते ही इसकी चहकती खनकती सुरीली आवाज़ ने कबीर दादा के कानों में रस घोला। ऐसा करो, आज अम्मी के घर ही रह जाओ, मैं कहीं मसरूफ़ हूँ। कबीर दादा को रात की सूरत हाल से निपटने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं सूझा था। वो इसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बोली, मैं अभी आपकी जुराबे धो रही थी। आपकी कॉल वसूल करने के लिए मुझे काम दरमियान में छोड़ना पड़ा। ये मुलाजमा के करने के काम है। आपकी याददाश्त कमज़ोर है, या बार बार मेरे मुंह से सुनकर अच्छा लगता है कि मैं आपको कोई काम किसी दूसरे को करने की इजाज़त नहीं दे सकती। कबीर दादा ने मुंह बनाया, तुम हो ना अनसीन की पोती कि तुम्हारी आवाज़ बार बार सुनना चाहूँगा। हाँ हाँ हाँ। तनावश के नकरे कह के ने इसकी फ़िक्रे की फसफसाहट को वाज़ह किया। इसमें हंसने की क्या बात है? वो चिढ़ गया। जनाब जी, आप रात मेरी 10-15 मिनट की गुनगुनाहट सुनकर नींद की मीठी वादी में डूब गए थे। थका हुआ था। कबीर दादा ने सफाई पेश की। वो शरारती लहजे में बोली, हाय अल्लाह जी, कितना छुपाता है ये लड़का अपनी मोहब्बत को। हर वक्त बकवास ना किया करो। लड़के का लकब सुनकर इसे गुस्सा आ गया था।
बकवास तो खैर नहीं है। इसकी गुनगुनाती आवाज़ कबीर दादा को मज़ीद तपा गई थी। ड्राइवर और अजीम की मौजूदगी फरामोश करते हुए वो धाड़ा, तुम्हारी मोहब्बत वाली गलतफहमी तो आज ज़रूर दूर कर दूंगा। क्या अपने हाथ से खाना नहीं खिलाओगे? तनावश इसके गुस्से को खातिर में लाए बगैर शोखी पर आमादा रही। अहमक औरत, इसने राब्ता मुनक़ता कर दिया था। प्लीज़ घर आ जाए ना, कितनी देर से आपका चेहरा नहीं देखा। फ़ौरन पैगाम आ गया था। जवाब लिखे बगैर वो खामोशी से बाहर देखने लगा। मोबाइल फ़ोन की मैसेज टून दोबारा बजी। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, शायद बारिश भी हो जाए। आ जाओ ना, मैं पकौड़े और चटनी बनाती हूँ, खिड़की से बारिश का नज़ारा करते हुए इकट्ठे बैठकर खाएंगे। मैसेज पढ़ते ही कबीर दादा ने कार की खिड़की से आसमान की तरफ निगाह उठाई। वाकई बादल इकट्ठे हो गए थे और किसी भी लम्हे बरस सकते थे। अगर वो इसे मुतवज्जो ना करती तो शायद बारिश शुरू होने के बाद ही इसकी तवज्जो इस तरफ जाती। यूं भी बारिश का होना ना होना इसके नज़दीक बराबर था। ज़िंदगी में पहली बार इस पर इंकशाफ हो रहा था कि बारिश के मौसम की कोई अहमियत भी होती है। एक और मैसेज की टोन बजी। कबीर, आ जाए ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है आपके साथ बारिश में भीगने को। छत पर चढ़ जाएंगे, किसी मुलाजिम को नज़र भी नहीं आएगा। अपना नाम पहली बार बगैर किसी हिसाब के इलाके के पढ़कर इसे अजीब मगर बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ ही इस पर बारिश की मज़ीद अहमियत उजागर हुई। इसने चश्म तसव्वुर से देखा कि वो छत पर तनावश के साथ मौजूद है। तेज़ बारिश हो रही है और आंखें बंद किए अपने बाजू दाएं बाएं फैलाए किसी बच्चे की तरह घूम रही है। वो इसे भीगता हुआ देख रहा था। लिबास इसके जिस्म से चिपक कर इसकी दिलकशी को चार चांद लगाए हुए था। कबीर दादा के जिस्म में अनजाने जज्बे पैदार हुए। इसके दिल में शिद्दत से इस मंजर को आंखों के सामने देखने की ख्वाहिश पैदार हुई। अगली मैसेज टू ने इसे फिर मोबाइल फ़ोन की तरफ मुतवज्जह किया। अच्छा, आप ना भीगना, सीढ़ियों की शेड में खड़े होकर पकौड़े खाना और मुझे देखना। अब खुश, अब तो आ जाओ ना। एकदम कबीर दादा के दिल में अनजाना सा खौफ नमूदार हुआ। इसे तनावी से डर लगने लगा था। वो शायद जादूगरनी थी जो मैसेज पर चंद अल्फाज लिखकर इसके दिल और दिमाग को अपनी मुट्ठी में जकड़ रही थी। वो खिड़की से सामने खड़े होकर चटनी पकौड़े खाने का जिक्र करती और इसके मुंह में खस्ता खस्ता लजीज पकौड़ों का जायका फैल जाता। वो छत पर भीगने का जिक्र करती और कभी दादा तसव्वुर की आंख से इसे बरसती बारिश घूमता हुआ देखने लगता। इसके दिमाग में पाशा की आवाज़ गूंजने लगी। वो खूबसूरत डाइन आपको ज़ाया कर देगी। इसकी इतनी हिम्मत कि कबीर दादा को घर जाने का मशवरा दें। आप एक छोकरी के पीछे खुद को बदनाम ना करें। यकीन माने अपने दुखी हैं और पराए हंस रहे हैं। वो आपको उंगलियों पर नचाएगी। कम उम्र नादान लड़की नहीं, पूरी 420 है। दफ़ा करें, इसे ठोकर लगाकर अपनी ज़िंदगी से दूर फेंकें। क्या वाकई पाशा ठीक कह रहा है? क्या मुझे इससे जान छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए? बादल जोर से गिरजा और बारिश शुरू हो गई। वो अपनी कोठी के करीब पहुंच गया था। घर नहीं जाना, आगे गुजरते जाओ। ड्राइवर को कार आहिस्ता करती देखकर बेख्तियार इसके होंठों से फिसला। कहाँ जाना है दादा? अजीम के लहजे में हैरानी थी। इसने उलझते हुए कहा, कहीं भी। क्या? अजीम की समझ में इसकी बात नहीं आई थी। वो संभल कर बोला, एसपी ज़मीर हुसैन की तरफ चलो। जी दादा। अजीम ने ऊपर नीचे सर हिलाया। कभी दादा ने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। बारिश की रफ्तार तेज़ हो गई थी। बार बार बजने वाले पैगामात की घंटियों को इसने नज़रअंदाज कर दिया था। अचानक कॉल आने लगी। इसने आंखें खोलते ही मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को देखा। वो तनावश की कॉल थी। राब्ता काटने वाला बटन दबाकर वो खिड़की से बाहर झांकने लगा। बारिश के कतरे एक तसलसल से गिर रहे थे। मोतियों के मुशाबा कतरे न जाने क्यों इतने भले लग रहे थे। इससे पहले इस बारिश कभी इतनी अच्छी नहीं लगी थी। सड़क के दाएं बाएं मकानात का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ घरों की छत पर इसे रंग बिरंगे आंचल लहराते नजर आ रहे थे। तसव्वुर की आंख से वो तनावश के पास पहुंच गया। वो अपना सर दुपट्टा गीले बदन पर लपेटकर गीले कपड़ों की शरारत को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर दुपट्टे का गीलापन इसका साथ देने के बजाय गीले कपड़ों के साथ मिल गया था। इसके गद्दाज और नोखेज़ बदन के खूबसूरत ज़ाविये और कोसें साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि जीती जागती तस्वीर बन गए थे। इसका दिल शिद्दत से तनावश के पास जाने के लिए मचला। इसका जी चाहा कि ड्राइवर को घर जाने की जाने मुड़ने का कहे। आंखें बंद करके सर सीट के साथ टेकते हुए इसने बड़ी मुश्किल से इसको तमन्ना को दिल ही दिल में दबा दिया। कार एक स्पीड ब्रेकर पर आहिस्ता हुई। सड़क के बाईं जानिब एक छप्पर होटल बना था। इसकी नज़र कढ़ाई में तलते गर्म पकौड़ों पर पड़ी। शहजाद, कार एक जानब करके रोक लो। वो शायद ज़िंदगी में पहली बार बराह रास्त ड्राइवर को मुखातिब हुआ था। जी दादा। ड्राइवर के लहजे में हैरानी भरी हुई थी। इसके साथ ही इसने इंडिकेटर देकर एक जानब कार करके रोक ली। अजीम, पकौड़े और चटनी ले आओ। कबीर दादा का अगला हुक्म ड्राइवर और अजीम को मज़ीद हैरान करने वाला था, मगर इन दोनों में इतनी जुर्रत मफकूद थी कि खुलकर हैरानी का इजहार कर सकते। अजीम सर हिलाकर नीचे उतरा और छप्पर होटल की तरफ बढ़ गया। मुहावजों वाली दोनों जीपें भी रुक गई थीं। इम्तियाज़ और बख्श नीचे उतरकर अजीम की तरफ बढ़े। इम्तियाज़ ने पूछा, अजीम भाई खैर तो है, क्यों रुक गए हो? अजीम मुस्कुराया। दादा ने पकौड़े लाने को कहा है। क्या? वो दोनों हैरानी अंदाज में चीख पड़े, मगर अजीम इनकी क्या का जवाब देने के बजाय छप्पर होटल के मालिक की तरफ बढ़ गया, जो बावर्ची मैनेजर और बेरे की जिम्मेदारियां भी खुद ही निभा रहा था।
इम्तियाज़ ने धीमे लहजे में ख्याल ज़ाहिर किया, नमाज़िन के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। यकीनन इसने कॉल करके कबीर दादा को पकौड़े लाने का हुक्म दिया होगा। इसी वजह से दादा घर के पास जाकर आगे बढ़ गया था। कबीर दादा को कौन हुक्म दे सकता है? बख्श ने भी इसके अंदाज में सरगोशी की थी। वज़ीम वसूख से बोला, नमाज़िन की आमद से पहले मेरा भी इस बात पर यकीन था। मैं नहीं मानता। बख्श ने नफ़ी में सर हिलाया। इस वक्त बाकिर और रुखसार भी उनके करीब पहुंच गए थे। इम्तियाज़ ने कहा, चलो अजीम से पूछ लेते हैं। कबीर दादा ने इस तरफ मुड़ने से पहले नमाज़न से बात की है या नहीं, क्या बहस शुरू है? बाकिर ने इश्तियाक से पूछा। बख्श से दबे लफ्ज़ों में सारी बात बताने लगा। इसी वक्त उन्हें अजीम वापस मुड़ता हुआ नजर आया। इसने एक हाथ में गर्म भाप उड़ाते पकौड़ों की प्लेट और दूसरे हाथ में चटनी की प्लेट पकड़ी हुई थी। पकौड़ों को भीगने से बचाने के लिए इसने एक उल्टी प्लेट उन पर रखी थी। मैं बख्श चेक देख लो, दादा पकौड़े घर नहीं ले जा रहा, यहीं बैठ कर खाना चाहता है। इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर इम्तियाज़ ने अजीम को रोकते हुए पूछा, क्या घर की तरफ जाते हुए दादा को बेगम साहिबा की कोई कॉल मिली थी? हाँ, मगर ये वक्त उन बातों का नहीं है। अजीम ने इसे हल्के हल्के से झिड़कता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। सुन लिया? इम्तियाज़ ने फतहाना नज़रों से बख्श को घूरा। बख्श ने दलील पेश की, वो कोई भी बात कर सकती है। शायद इसने रात माँ के घर गुजारने की इजाज़त मांगी हो। अगर तुम्हारी बात सच मानी जाए तो कबीर दादा को पकौड़े घर ले जाने चाहिए थे, ना कि यहाँ खाने नहीं। नहीं, इम्तियाज़ इसकी दलील से मुत्तफ़िक नहीं हुआ था। ऐसा ही है। बख्श मुसर हुआ। वो दोनों तकरार करते हुए जीप की तरफ बढ़ गए। बाकिर और रुखसार भी अपनी जीप की तरफ बढ़ गए। इतनी देर भी आड़ के बगैर गुजार कर वो अच्छे खासे भीग गए थे। कबीर दादा गर्म पकौड़ों और चटनी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। ज़िंदगी में पहली बार ऐसे पकौड़े इतने भले लग रहे थे। बारिश और पकौड़ों के ताल्लुक़ का राज इस पर पहली बार मुनकशिफ हुआ था। न जाने तनावश के साथ इस पर कौन कौन से सरबस्तर राज अश्कार करने वाला था। पकौड़ों में मिर्चें ज़रा तेज़ थीं। अचानक चश्मे तसव्वुर में इसने तनावश पकौड़े खाती नजर आई। मिर्चों की ज़्यादती की वजह से इसने आंखें बंद करके कानों पर हाथ रख लिए थे। इस आलम में वो और भी मासूम लगने लगी थी, मगर वो पकौड़े छोड़ने पर आमादा नहीं थी। झुरझुरी लेकर इसने सहर भरे मंजर को दूर झटका और कार के बाहर देखने लगा। एक दफ़ा फिर इसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। तनावश की कॉल थी। कबीर दादा का दिल इसकी आवाज़ सुनने को मचलने लगा। न जाने वो क्या कहना चाहती थी। यकीनन इसने पकौड़े तैयार कर लिए थे और अब इसकी मुंतज़िर थी। चाहते हुए भी वो घंटी वसूल ना कर सका। राब्ता मुनक़ता करने का बटन दबाकर इसने तनावश के साथ अपने दिल को भी मायूस करने की हिम्मत कर डाली थी। शायद वो खुद से डरने लगा था। तनावश की मिन्नतों भरे हुक्म के सामने वो हथियार डाल देगा। ये वापस कर आओ। इसने पकौड़ों की अध भरी प्लेट अजीम की तरफ बढ़ाई और इसकी प्लेट थामते ही वो तनावश के पैगाम देखने लगा। दर्जन भर पैगाम आए हुए थे। अच्छा, मैं पकौड़े बनाने जा रही हूँ, कोई माजरत और धमकी दोस्त नहीं चलेगी, बस आप आ जाएं। आ जाओ ना, अब तो बारिश शुरू हो चुकी है। बावर्ची खाने की खिड़की से नजर आने वाले कतरे आपकी कमी को मजीद उजागर कर रहे हैं। कबीर, आ जाओ ना, पकौड़े बन गए हैं और अगर आप ना आए तो मैं एक पकौड़ा भी मुंह में नहीं डालूंगी। कसम से इतना दिल कर रहा है पकौड़ा खाने को, मगर मेरी जिद बरकरार है। उफ, कितना नखरीला है ये लड़का भी। घंटी तो उठाओ ना, प्लीज़ प्लीज़, एक बार बात तो कर लो। अच्छा, मैं आपके लाए हुए कपड़े पहन रही हूँ। आपको इन कपड़ों में मैं ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ ना? ये देखो, पहन लिए कपड़े। मेकअप का सामान नहीं है, वरना मेकअप भी कर ली थी। प्लीज़ आ जाओ ना, वरना मैं रो पड़ूंगी। आपने 5-6 बजे तक लौटने का कहा था और अब 6:30 हो गए हैं। कबीर, मैं रो रही हूँ, सच में रो रही हूँ। आप मुझे याद आ रहे हैं। मैंने पकौड़े खाने की कोशिश की है, मगर मुझसे आधा पकौड़ा भी नहीं निकला गया। ये आखिरी मैसेज था। कार आगे बढ़ चुकी थी। वो मोबाइल फ़ोन एक जानब रखते हुए दोबारा सीट से टेक लगाकर बैठ गया। मैसेज आना बंद हो गए थे। शायद वो खफा हो गई थी। वो खुद को मुखातिब हुआ, रोती रही, खफा भाड़ में जाए जादूगरनी। मैं इसके लिए अपने मुकाम से नीचे नहीं आ सकता। मेरे नज़दीक इसकी अहमियत एक रखेल से बढ़कर नहीं है। मैं इसे इतनी बेतकल्लुफ़ी की इजाज़त नहीं दे सकता कि वो मुझे नाम से बुलाना शुरू कर दे। एक मुखालिफ सोच पहले वाले ख्यालात को मुकाबले आ गई। इसने तुमसे पूछा कब है और बेतकल्लुफ़ तो वो हो गई है। तुम इसका सामना करने की हिम्मत तो छोड़ो, इसकी कॉल सुनने की जुर्रत नहीं कर सकते। वो रखेल नहीं, रानी है। इसका रोना तुम्हें दुख दे रहा है। इसने कबूतर की तरह आंखें बंद की। नहीं दे रहा है इसका रोना दुख। मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर परवाह होती तो मैं घर चला गया होता। साफ कहो ना, इसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। कोई इसके अंदर हंसा। गलत है ये। वो आवाज़ बुलंद बड़बड़ाया। जी दादा। एकदम अजीम ने पीछे मुड़कर देखा। ड्राइवर ने भी कार की रफ्तार मध्यम कर दी थी। कुछ नहीं, चलते रहो। बाएं हाथ की उंगलियां सर के बालों में घुसाते हुए इसे ख्यालों से दूर झटकने लगा। यकीनन पाशा का तज्जिया सही था। शुक्र था इसने बर वक्त कबीर दादा को इस तरफ मुतवज्जा करके इसके इलाज की तरफ रहनुमाई भी कर दी थी। एसपी साहब दफ्तर से तो उठ चुके होंगे। अजीम की आवाज़ ने इसे ख्यालों से जंगल से छुटकारा दिलाया। कॉल करके मालूम कर लो। और अजीम इस बात में सर हिलाते हुए एसपी के करीब आदमी से रब्ता करने लगा। मालूमात लेकर वो कबीर दादा की तरफ मुड़ा। वो अपने खुफिया अड्डे में है और घर जाने के लिए उठने वाले हैं। वहीं जाएंगे। कॉल करके मेरी आमद का बता दो। जी दादा। अजीम दोबारा रब्ता करने लगा। 15-20 मिनट बाद वो एसपी ज़मीर हुसैन ओडो के सामने था। ज़मीर हुसैन उस ओडो ने मुनाफिकाना मुस्कुराहट से इसका इस्तकबाल किया। रस्मी कलामात की अदायगी के बाद वो आमने सामने बैठ गए थे। मुलाजिम शराब की सरबमहर बोतल, शीशे के नफीस गिलास और ट्रे में बर्फ़ के टुकड़े इनके सामने रखकर सर झुका
धमकाए बाहर निकल गया। अब वो अकेले थे। गिलासों में बर्फ़ डालकर एसपी ने बोतल का काक उतार दोनों गिलास भरे और एक गिलास इसकी जानब खिसकाते हुए इसने कबीर दादा के चेहरे पर सवालिया निगाहें दौड़ाई। शराब के भरे गिलास को देखते ही इसके कानों में तनावश की आवाज़ गूंजी। एक बोतल में 6 गिलास गंदा मशरूब होता है और आज तकरीब में आपने 7 गिलास पिए थे, इस लिहाज से कल जो बोतल मिलेगी इसमें भी 1 गिलास मशरूब कम होगा। जी कैसे तशरीफ़ आवरी हुई। इसे खामोश पाकर एसपी ने लब खोले। तनावश की बात याद करते हुए इसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार होने लगी थी। एसपी की आवाज़ सुनते ही वो मुस्कुराहट को होंठों में दबाता हुआ इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कल राव अजमल रहीम से मुलाकात हुई थी। तो एसपी गिलास को होंठों से लगाते हुए बेपरवाही से बोला। अलबत्ता इसकी आंखों में इज़्तिराब की लहरें उठने लगी थी। कबीर दादा के होंठों पर तंज़िया हंसी नमूदार हुई। क्या वाकई आप ये समझते हैं कि ऐसी हरकतों से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? इल्ज़ाम लगाने के लिए यकीनन किसी सबूत की ज़रूरत पड़ा करती है, किसी थानेदार की ये हिम्मत कि वो कबीर दादा को छेड़ने की जुर्रत करे। एसपी मानी खेज लहजे में बोला। पुलिस का थानेदार इतना भी गया गुजरा नहीं होता कबीर दादा। थानेदार मैं पुलिस एसपी को भी जूते की नोक पर रखता हूँ। जा थानेदार, फिर शिकायत लिए एक एसपी के पास क्यों भागे चले आए हैं? एसपी के इस्तेहज़ाइया लहजे ने इसके चेहरे पर सुर्खी बखेर दी थी। किसी का वाकिफ़कार को इबरतनाक मौत से बचाने की कोशिश करने और शिकायत लेकर आने में बड़ा फ़र्क है। कबीर दादा के जहरीले लहजे ने एसपी ज़मीर हुसैन की दिल की धड़कन तेज़ कर दी थी। मगर जब वो बोला तो दिल में उठने वाले खौफ ने इसके लहजे में शामिल नहीं था। ख्याल रहे मैं एक गैंग का सरबराह होने के साथ एसपी भी हूँ। हाँ, मगर मुझे डर ईमानदार पुलिस वालों से लगता है। क्या मैं बेईमान हूँ? ज़मीर हुसैन तब क्या था। मेरे नहीं कहने से फ़र्क पड़ता तो मैं झूठ बोलने की कोशिश ज़रूर करता। वो गिलास खाली करके दोबारा भरने लगा। कबीर दादा आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। एसपी के लहजे में गुस्सा बढ़ने लगा था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इखलाक हुसैन, नौशाद अफरीदी और आपके गठजोड़ से मैं नावाकिफ़ हूँ तो आपकी भूल है। आप बस मुझे इस काम पर मजबूर कर रहे हैं जिसे रोकना आप लोगों के बस से बाहर हो जाएगा। एसपी बगैर लगी लिपटी बोला। अकेले तमाम का मुकाबला कर लोगे? आजमा लो। कबीर दादा के लहजे में शामिल इत्मीनान ने एसपी के दिल में मौजूद अंदेशों को बढ़ा दिया था। गोया आप यही धमकी देने आए थे। इसने अध भरा गिलास शीशे की मेज़ पर रखकर सोफे की पुश्त से टेक लगा ली थी। धमकी वो देते हैं जिन्हें खुद पर एतमाद ना हो। मैं तो मौका देने आया था। दूसरा गिलास भी खाली करके इसने मेज़ पर धरा और जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ। इसने अलविदाई मुसाफे करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। एसपी भी कीना तोज़ नज़रों से इसे घूरता हुआ बैठा रहा। कोठी के गेट से अंदर दाखिल होते ही इसकी नज़रें बेख्तियार अंदरूनी दरवाजे की तरफ उठ गईं। वो गाड़ियों की आवाज़ सुनते ही भागकर वहाँ आ जाया करती थी, मगर इसे मायूसी हुई। वो शायद खफा हो गई थी। इसके दिल को कुछ होने लगा। इसका जी चाहा कि वहीं गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को तेज़ तेज़ हॉर्न बजाने का कहे जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाती, मगर वह ऐसा ना कर सका। कार से निकलते ही इसके कानों में शाम की अजान गूंजने लगी। वह खुद तो जाने कितने अरसे से नमाज की लज्जत से महरूम था, लेकिन तनावश की नमाज़ पढ़ने के बारे में इसे अच्छी तरह मालूम था। राहत मासी की ज़बानी इसने तनावश के पक्का नमाज़ी होने का जिक्र सुना था। शायद वज़ू कर रही होगी या मुसल्ले पर चढ़ी होगी। जाने वो क्यों खुद को तसल्लियाँ दे रहा था। अजीब मुतज़ाद कैफियत में घिर गया था। एक तरफ इससे जान छुड़ाने और दूर जाने की तगो-दो में था और दूसरी जानिब इसकी खफगी और नाराज़गी से परेशान। ड्राइंग रूम अबूर करके वो ख्वाबगाह के दरवाजे पर रुका और फिर दरवाज़ा धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में मौत के मुँह में हाथ डालकर भी कभी इसके दिल की धड़कन तेज़ नहीं हुई थी, लेकिन इस वक्त जाने क्यों इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये कैसा मीठा खौफ था, ये कैसी लज़्ज़त भरी कसक थी, ये कैसा अनोखा एहसास था। इसकी अक्ल शऊर से बालातर, इसकी समझ बूझ से परे, इसके हालात से दूर। ख्वाबगाह में दाखिल होते ही इसकी मुतलाशी नज़रों को वो नर्म मुलायम और नाज़ुक वजूद बेड पर पड़ा नजर आया। कबीर दादा के तकिए पर सर धरे वो औंधे मुँह लेटी बेखबर सो रही थी। एक रुखसार तकिए पर टीके, दूसरे सुर्खी गुलाब की कली से मुशाबे रुखसार छत में जुड़े एनर्जी सेवर्स की रोशनी में धमक रहा था। वो यकीनन रोते हुए लेटी थी, तभी तो आंखों से हल्की स्याही माइल लकीर नाक की जड़ तक फैली नजर आ रही थी। जीन्स की तंग पतलून और फूलदार गुलाबी कमीज इसके जाजिब नजर खलदुहाल को और ज्यादा उजागर कर रही थी। स्याह जुल्फें पुश्त पर यूं बिखरी जैसे आसमान पर काली घटाएं छाई हों। बड़ी मुश्किल से इसके सरापे से नजरें चुराकर इसने ख्वाबगाह में नजरें दौड़ाई। खिड़की के पर्दे अब तक हटे हुए थे। सोफे के सामने पड़ी शीशे की मेज पर पकौड़ों की भरी प्लेट और साथ चटनी की कटोरी रखी थी। प्लेट में एक आध खाया पकौड़ा भी मौजूद था। कभी दादा ने बेख्तियार वो आध खाया पकौड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। वो ठंडा ठार पकौड़ा भी इसे दुकान के गर्म पकौड़ों से बहुत ज़्यादा लजीज और मज़ेदार लगा था। वो खिड़की के पर्दे बराबर करने लगा। बारिश रुक गई थी, मगर आसमान अभी तक बादलों से ढका नजर आ रहा था। पर्दे बराबर करके वो सोफे पर आकर बैठ गया। नामालूम वो किस वक्त जागती अचानक एक ख्याल बिजली के कोंदे की तरह इसके दिमाग में उभरा। इसे नमाज के लिए भी तो जगाया जा सकता है। वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ गया। इसका हाथ रेशमी जुल्फों की तरफ बढ़ा, मगर इत्तिसाल से पहले ही इसने हाथ का रुख तब्दील करके इसकी कहनी को पकड़ कर हिलाया। वो फौरन जाग गई थी। आप आ गए।
उठते हुए इसने तौबा शिकन अंगड़ाई ली। इसकी आवाज़ में खफगी या नाराज़गी का कोई असर मौजूद नहीं था। शाम की अज़ान हो गई है, ऐसे अज़ान के बारे में मुतला करके वो सोफ़े पर जा बैठा। अच्छा। इसकी सुस्ती भरी हरकत एकदम सूरत में तब्दील हुई और ग़ुस्सेखाने की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो लिबास तब्दील करके ग़ुस्सेखाने से बाहर निकल रही थी। कॉलेज के लिबास की आस्तीनें नीचे खिसकाते हुए वो गोरी टहनियों को ढकते हुए ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा ना चाहते हुए भी इसे घूरता रह गया था। वो भी दरवाजे से निकलते तक कबीर दादा को शोखी भरी मुस्कुराहट से नवाजती रही। इसकी वापसी तक वो अपनी जगह से नहीं हिला था। इसके दिमाग में निकी की आमद के बाद तनाविश के रद्द-ए-अमल की सोचें सरगर्म थीं। वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि तनाविश का रवैया क्या होना था। क्या वो घर चली जाएगी? बज़ाहिर इसका और पाशा का मद्देनज़र पूरा करने वाली इस सोच ने जाने क्यों इसके दिल को इज़्तिराब से भर दिया था। वो खुद कलामी के अंदाज़ में बड़बड़ाया, बेहतर होगा कि चली जाए। मैं पाशा को कह दूँगा इसे हिफाज़त से किसी खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दे। पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर में एक अच्छा घर इसे इखलाक हुसैन और नौशाद अफरीदी जैसे कमीनों से महफूज रख सकता था। वहाँ पर वो किसी भी शरीफ और मोहब्बत करने वाले मर्द से शादी करके अपनी बकिया ज़िंदगी पर पुरसुकून अंदाज में गुजार सकती थी। पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में एक अच्छा घर इसे इखलाक हुसैन और नौशाद अफरीदी जैसे कमीनों से महफूज रख सकता था। वहाँ पर वो किसी भी शरीफ और मोहब्बत करने वाले मर्द से शादी करके अपनी बकिया ज़िंदगी पुरसुकून अंदाज में गुजार सकती थी। पता नहीं मोहब्बत की दावेदार कभी मुझे भी याद भी करेगी या जान छूटी सो लाखों पाए जैसी कहावत के मुस्ताक शुक्राने के नवाफिल ही अदा करती रहेगी। इस तल्ख सोच ने इसके मुंह में कड़वाहट घोल रही थी। नहीं, वो ऐसी नहीं है। दिल के किसी कोने से एक नहीफ अल्फाज बरामद हुई। अभी थोड़ी देर पहले मेरे ना आ सकने पर वो बच्चों की तरह रोते रोते सो गई थी, तो हमेशा के लिए दूर जाकर क्यों नहीं याद करेगी। कुछ भी है, इसका दूर जाना मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है और इसके लिए भी बेहतर। यकीनन मेरी ज़िंदगी में इसकी गुंजाइश नहीं निकलती। इसने हतमी फ़ैसला किया। इसी वक्त दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। नमाज के अंदाज में चेहरे पर और सर को ढांपते हुए ढांपने वाले दुपट्टे से बस चांद सा मुखड़ा दमकता हुआ नजर आ रहा था। गहरे से आप बाल और सहराईदार गर्दन छुप गए थे। ये पकौड़े और चटनी भी आपको बददुआ दे रहे होंगे। खफगी और नाराज़ी भरे अल्फाज शोखी शरारत भरे लहजे में अता करके वो इसके साथ ही जुड़कर बैठ गई थी। बददुआ देने के अलावा तुम कर ही क्या सकती हो? बब्बी दादा ने मुंह बनाया। अल्लाह ना करे वो इतनी सूरत से बोली थी कि कबीर दादा हैरान रह गया। मैं आपको बद्दुआ दूंगी? ऐसा सोचने से पहले मर ना जाऊं। इसके लहजे में शामिल खलूस को तारुफ की चंदा ज़रूरत नहीं थी। ये कहते हुए इसने कबीर दादा के शाने पर सर टेक दिया था। तुम ज़रा खड़े होकर मेरी बात सुनो। कबीर दादा ने निकी की आमद के लिए मैदान हमवार करना चाहा। इसके लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि वो मुतवैश होकर इससे दूर हटी और इसकी आंखों में झांकने लगी। क्या बात है? वो हकलाई। खड़ी हो जाओ ताकि तुम्हें ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। कबीर दादा का बेगाना और सर्द लहजा बरकरार था। जी। वो सादतमंद सर झुकाकर किसी छोटी बच्ची की तरह इसके सामने खड़ी हो गई। कॉलेज के कपड़ों में वो यूं भी अपनी उम्र से चंद साल छोटी दिखाई दे रही थी। बार बार समझाने के बावजूद तुम्हें मेरी बात की समझ क्यों नहीं आ रही? आखिर क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे नरम रवैये और नज़रअंदाज करने की आदत का तुम गलत मतलब ले रही हो। तुम्हें मेरे मकाम, शख्सियत और किरदार का भी कोई एहसास है या मुझे स्कूल का लड़का समझ रखा है? रोमांस भरे पैगामात, बार बार घंटियां करना, पकौड़े, बारिश और दूसरे बकवासात, ये सब क्या है? और मेरा नाम तुम किस खुशी में ले रही थी? दुनिया मुझे कबीर दादा और कबीर अली खान साहब कहकर मुखातिब करती है और तुम यूं कबीर कह रही थी जैसे मैं तुम्हारा मुलाजिम हूँ। क्या लगता है कि तुम दुनिया में अकेली खूबसूरत हो और तुम जैसी मेरी ज़िंदगी में इससे पहले कोई नहीं आई? तुम जन्नत की हूर या कोकाफ की अप्सरा हो? ये वाहियात और भुन्ने चोंचले मुझे कोफत में मुब्तला कर देते हैं। खबरदार जो आइंदा मुझे इस किस्म का कोई पैगाम भेजा या रोमांस वगैरह का भूत खुद पर सवार किया। अगर यहाँ रहना है तो उसी तरह रहना होगा जिसका वादा करके तुम यहाँ आई थी। याद है तुमने बड़े अज़म से कहा था कि एक रखेल की तरह रहोगी, बस निकाह पढ़ा लूँ। अब निकाह पढ़ा ली है तो पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। तलाक का लफ्ज़ मुँह से निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है और ना मैं कोई मौलवी या तबलीगी जमात का नुमाइंदा हूँ कि गुनाह सवाब के डर का खुद पर मुसलत रखूँ। आखिरी बार तंबीह कर रहा हूँ, दोबारा शिकायत का मौका ना देना। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा पी रहा हूँ, किससे वास्ता रख रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिस दिन यहाँ तंग आ जाओ बता देना, वापस घर भेज दूंगा। कबीर दादा के मुंह में जो आया वो कहता चला गया। तल्ख अल्फाज और सख्त जुमले सुनकर भी इसे तौहीन का एहसास नहीं हुआ था। कबीर दादा का तल्ख लहजा ऐसे सरासर मसनूई लग रहा था, यूं जैसे वो बेबस हो गया हो, या शायद यह इसकी खुशफहमी थी। कबीर दादा की बात खत्म होते ही इसने झुका हुआ सर उठाया। इसकी रोशन आंखों में शरारत और शोखी झलकी और वो पूछने लगी, जवाब देने के लिए बैठने की इजाज़त है या हालत बरकरार रखूँ? महसूस ही नहीं हो रहा था कि इसे कबीर दादा की तल्ख बातें ज़रा भी बुरी लगी हैं।
गहरा सांस लेते हुए कबीर दादा इसने बेसाख्ता आने वाली हंसी को काबू किया और कहा, बैठ जाओ। अपने मखसूस अंदाज में इसके साथ जुड़कर बैठते हुए इत्मीनान भरे लहजे में बोली, खाना लाऊं? तुम मेरी बातों का जवाब देने वाली थी। जवाब तो है मेरे पास, मगर फिर आप कहेंगे बदतमीजी कर रही हूँ। तमीज़दारी के नाटक को छोड़ो, मुझे जवाब चाहिए। निकाह पढ़ाने के बाद मुझे बीवी के हकूक हासिल हो गए हैं, और जहाँ तक कुछ मांगने का ताल्लुक है तो बताएं क्या मांगा है। पहली मुलाकात पर कहा था आपकी बेलौस खिदमत करूंगी। मेरी सोचें आपसे शुरू होकर आप ही पर ख़त्म होंगी। वफादार बनकर रहूंगी, मुखलिस और हमेशा ख्याल करने वाली, और यही मैं कर रही हूँ। बाकी पैगामात ये सोच कर भेजे थे कि सुबह से थके मांदे जाने कहाँ कहाँ फिर रहे होंगे, चलो घर आकर इस खूबसूरत मौसम से थोड़ा लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएंगे। बारिश में पकौड़े अच्छे लगते हैं, वो खा लेंगे। मगर नेकी का तो कोई ज़माना ही नहीं। और नाम इसलिए लिया था कि अच्छा लगता है आपका नाम लेना। मेरे दिल की धड़कनें हर वक्त कबीर कबीर अलापती रहती हैं। अगर 2-3 बार पैगाम में लिख दिया तो कौन सी क़यामत आ गई। नहीं लिखूंगी आइंदा। इसकी बातों से ज़रा सा भी नहीं लगता था कि कबीर दादा के लेक्चर ने इस पर कोई असर डाला है, या वो इन बातों पर अमल का कोई इरादा रखती हो। फिर वही बकवास। कबीर दादा को सचमुच तब चढ़ने लगा। कोई बकवास नहीं कर रही, आप यूं ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ गरीब पर, नाज भरे लहजे में कहते हुए वो कालीन पर बैठकर इसके जूते खोलने लगी। जूते उतार कर इस एक जानिब रखते हुए वो हस्ब आदत इसकी घुटनों पर थोड़ी टेक कर बैठ गई। इल्ज़ाम नहीं धरा, लो खुद पढ़ लो अपने पैगाम, क्या बकवास लिखती रही हो। कबीर दादा ने मोबाइल फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। हाय अल्लाह जी, इतने प्यारे लगे हैं मेरे पैगामात के बार पर पढ़ने की खातिर उन्हें मिटाया ही नहीं। मोबाइल फ़ोन पकड़े बगैर इसका नकरी कहका बुलंद हुआ। कबीर दादा को सच लगा वो सच कह रही है। वो हकीकत में 3-4 दफ़ा इससे ज़्यादा इन पैगामात को पढ़ चुका था, और हर बार वो पहले से ज़्यादा अच्छे लगे थे। जादू भरे कहके और आंखों से फूटती शरारत ने कबीर दादा को लाजवाब कर दिया था। इसकी कुव्वत गोयाई हासिल हो चुकी थी। कोई भी मंजर इतना खुशनुमा और प्यारा नहीं हो सकता जैसा इस वक्त तनावश का अपनी नज़रों के सामने बैठा होना महसूस हो रहा था। और फिर इस मुश्किल घड़ी से इसे इंटरकॉम की घंटी ने निकाला। रिसीवर उठाते इसने कहा, बोलो। चौकीदार ने कहा, दादा मिस नगी आपसे मिलने आई हैं। इसने दीवार पर टंगी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। वो अपने वक्त से घंटा भर पहले ही आ गई थी, मगर कबीर दादा को इसकी आमद से तकवीत मिली थी। वो तनावश के लिए कबीर दादा की तरफ से एक जीता जागता और मुदल्लल जवाब ही तो था। आने दो, मुख्तसर कहते हुए इसने रिसीवर रख दिया था। कौन है? तनावश इस हैत में बैठी पूछ रही थी। मेहमान है और यहीं आ रही है। आ रही है एक अल्फाज ने तनावश की आंखों में इस तरह की लहरें दौड़ा दी थी। वो उठकर सोफे पर बैठती हुई बोली, इसे ड्राइंग रूम में भी तो मुलाकात की जा सकती है। मगर कबीर दादा इसकी बात का जवाब नहीं दिया था। किस लिए आ रही है? तनावश की कुरीद जारी रही। इसे नजरें चुराते हुए कबीर दादा बेगाने लहजे में बोला, कौन है, क्यों आ रही है, कितने देर के लिए आ रही है, इन सब बातों का जवाब तुम्हें चंद लम्हों तक मिल जाएगा। तनावश खामोशी से होंठ काटने लगी। न जाने क्यों इसे किसी बड़ी गड़बड़ के आसार नजर आ रहे थे। ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक हुई, और फिर जवाब का इंतजार किए बगैर दरवाज़ा धकेल कर निगी अंदर दाखिल होते हुए चहकी। यकीनन मैंने इंतजार की खौफ से आपको बचा लिया है। बगैर बाजुओं वाली खुले गले की काले रंग की मुख्तसर सी कमीज, गहरे सुर्ख रंग की तंग शलवार, गले में झूलता मफलर नमर दुपट्टा, पाँव में जदीद फैशन के सैंडल, कंधे तक आती रेशमी जुल्फें जिन्हें खुला छोड़ दिया गया था, गले में सफ़ेद मोतियों का खूबसूरत हार, कानों में हीरो जड़े टॉप्स, दाहिनी गलाई में खूबसूरत नगीनों से जड़ा कंगन, बाएं बाजू में सुनहरी चेन वाली घड़ी, कंधे से लटकता हुआ सुनहरी रंग का कीमती पर्स, गहरा मेकअप, सरतापा खुशबू में डूबी वो काक की हुई राइफल की मानद लग रही थी, जिसने निशाना नजर आते ही चल पड़ना था। इसे देखते ही तनावश का दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। सही कहा, आओ बैठो। एक गहरी नज़र इस पर डालते हुए कबीर दादा ने बैठे बैठे मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। इसका हाथ थामते हुए वो बेबाकी से कबीर दादा और तनावश के दरमियान बैठ गई। आप कौन? इसने बैठते हुए साथ तनावश की तरफ मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। जब जवाबी मुसाफा करते हुए वो कुछ कह नहीं पाई थी। इसका दिल अजीब खौफ से भर गया था। दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि गोया दिल सीने से बाहर निकल आएगा। इसे भी अपने जैसे ही समझ लो। कबीर दादा की आवाज़ ने इसकी समातों में जहर उंडेला। एकदम इसकी आंखों में नमी उमड़ आई थी। ओह अच्छा, नगी मानी खेज अंदाज में मुस्कुराई थी। इसके एहसासात से बेपरवाह न बनते हुए कबीर दादा ने एक और कारी वार किया। अच्छा तनावश, आज रात तुम दूसरे कमरे में सो जाना, क्योंकि नगी यहीं रात गुजारेगी। जी। बमुश्किल इसके होंठों से निकला था। कबीर दादा ने इसकी तरफ निगाह उठाई। आंखों के कटोरे पानी से लबरेज हो गए थे। इसके होंठ तितली के नाजुक परों की तरह फड़फड़ा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, कबीर दादा की मिन्नत करना चाहती, इसका गिरेबान पकड़कर चीख चीख के पूछना चाहती हो कि या ये परकटी कबूतरी मुझसे खूबसूरत है? क्या ये फैशन ज़्यादा फाशा मुझसे ज़्यादा आपको प्यारी करेगी? आखिर मुझ में, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी दर आई थी कि आपने इसको बुला लिया? मगर वो फिर सारी अनकही बातें अपने दिल में दबाते हुए अपनी जगह से उठी और नजरें झुकाए ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आंखों में भरा पानी किसी भी वक्त छलक सकता था। गुलाबी होंठ अभी तक लरज रहे थे। दरवाजे के करीब जाकर रुकते हुए इसने लंबा गहरा सांस लिया, और एक दर्द भरी सुस्की इसके होंठों से निकली थी। कबीर दादा पर शिकायत भरी निगाह डालकर वो बाहर निकल आई। एकदम इसका जिस्म लरजना शुरू हो गया था।
टांगों ने जिस्म का बोझ उठाने से जवाब दे दिया था। दीवार के साथ पीठ लगाकर वो नीचे खिसकते हुए कालीन पर बैठ गई। काफ़ी देर से रुके हुए अश्क किसी बरसाती चश्मे की तरह उबलने लगे। इसी पहले दिन से कबीर दादा समेत हर आदमी ने बता दिया था कि कबीर दादा का किरदार कैसा है, मगर इसके बावजूद बेकाबू होती हालत इसकी समझ से बाहर थी। कबीर दादा ने तो कभी भी ये इकरार नहीं किया था कि वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली आखिरी लड़की है, या ये कि वो इससे प्यारी है और कबीर दादा को इसके जज्बात का एहसास है। इसके बरअक्स वो हर आन हर लम्हा इसे यही एहसास दिलाता रहा था कि इसकी वहाँ मौजूदी आर्जी है और इसकी अहमियत कबीर दादा के नज़दीक एक रखेल से बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है। इसने निकाह भी इसकी ज़िद या ख्वाहिश को मद्देनज़र रखकर पढ़ाया था। फिर इतनी खुली डुली वज़ाहत और एतराफ़ के बाद यूँ गैर होती हालत का कोई जवाज़ नहीं बनता था, मगर वो बेबस हो गई थी। इस वक्त इसे मालूम हुआ कबीर दादा इसकी दिल की गहराइयों में उतर चुका है। भाई की मौत का बदला चाहने वाली को अब मालूम हो रहा था कि वह एक अज़ाब में जकड़ी जा चुकी है। इसे एक गैंग के सरबराह, एक गुंडे, दर्जनों आदमियों के कातिल, शराबी बदकिरदार शख्स से मोहब्बत हो गई है। इसके साथ अकेले कमरे में एक लड़की की मौजूदगी इसके दिल की दुनिया को ज़ेरो बर कर गई थी। वो तो लाशऊरी तौर पर कबीर दादा को फ़कत अपना ही समझ बैठी थी। इसने तो सोच लिया था कि वो बस मसनूई बेज़ारी और खौफज़ार करता रहेगा, मगर ना तो इसे घर भेजेगा और ना किसी दूसरी लड़की की जानिब मुतवज्जह होगा। अपनी खूबसूरती और कशिश पर से भरपूर भरोसा था। वो ये भूल गई थी कि कबीर दादा के नज़दीक इसकी हैसियत एक लजीज पकवान जितनी थी जो पेट भरने के बाद अच्छा नहीं लगा करता, एक साफ़ शफाफ टिशू जितनी थी जिसे हाथ साफ करके टोकरी में फेंक दिया जाता है, एक खिलौने जितनी थी जिससे जी भरकर खेलने के बाद तोड़ दिया जाता है या किसी को बख्श दिया जाता है, एक लिबास जितनी थी जो पसंदीदा होने के बावजूद मुसलसल नहीं पहना जा सकता। अचानक राहत खाला किसी काम से ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। इसे यूं ही दीवार से पीठ लगाते रोता देखकर वो तीर की तरह इसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ बेटी? इसे कंधों से थामते हुए राहत खाला ने तशवीश भरे आवाज़ में पूछा। वो जवाब दिए बगैर एकदम इसके गले लगती हिचके ले लेकर रोने लगी। क्या साहब जी ने डांटा है? राहत खाला ने अंदाज़ा लगाया, मगर वो खामोशी से टसवे बहाती रही। कुछ तो बताओ खाला की जान, हुआ क्या है? क्यों इतना रो रही हो? राहत खाला गुलगीर होने लगी थी। खाला आप ठीक कहती थी, मैं वक्त गुजारी के लिए लाया जाने वाला एक खिलौना ही तो थी। इनकी अय्याशी का वक्त ही सामान और बस। अच्छा उठो यहाँ से, किसी मुलाजिम ने देख लिया तो जाने क्या सोचेगा। मुझे सहारा देकर साथ वाले कमरे में ले गई। बेड पर बिठाते हुए इसने फिक्रमंदी से पूछा, अब असल बात बताओ। वो अपने कमरे में एक दूसरी लड़की के साथ मौजूद है। मुझे यह कहकर उन्होंने बाहर भेज दिया है कि आज की रात वो इसके साथ गुजारेंगे। मैं दूसरे कमरे में सो जाऊँ? राहत खाला ने इसके आंसू पूछते हुए कहा। आपको घर से निकल जाने का तो नहीं कहा ना? नहीं। क्या साहब जी आपको बहुत प्यारे हैं, मोहब्बत करने लगी हो इनसे? राहत खाला ने अगला सवाल पूछा। पता नहीं, एक सुस्की इसके होंठों से बरामद हुई, लेकिन इनके नज़दीक एक दूसरी लड़की बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा रोते नहीं, यकीनन इनकी नज़रों में आपकी इतनी अहमियत तो है ना कि आपको घर नहीं भेज रहे। बाकी ऐसी ख्वाहिशाएं कहीं आएंगी और कहीं चली जाएंगी। आप तो बस साहब जी की बेलौस खिदमत करती रहें। एक दिन आएगा कि वो इन लड़कियों को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह देंगे। जानबूझकर तो नहीं रो रही? इसने जोरदार अंदाज में नाक से सांस खींचा। अच्छा मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, फिर नींद की गोली खाकर लेट जाना। भूख नहीं है? इसने मुंह मसूरा। फिर भी 2-3 नवाले ले लो। वो इसके माथे पर बोसा देकर बाहर निकल गई। एक दफा फिर इसकी आंखें बहने लगी थी। तनावश के गायब होते ही कबीर दादा को लगा जैसा इसका दिल किसी ने मुट्ठी में भेज लिया हो। नगी का वजूद इसे एकदम फरामोश हो गया था। अगर कुछ नजर आ रहा था तो तनावश के लरजते कांपते होंठ, अश्कों भरी स्याही आंखें और दुखी चेहरा था। इसका जी कर रहा था भाग कर जाए और उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में मजबूत बाहों में भर ले। इसकी स्याह आंखों में भरे नमकीन पानी को अपने होंठों से खुश कर दे। इसके भड़पड़ाते होंठों पर खुशी भरा तबस्सुम बिखेर दे। तो कैसे दिन गुजरे हैं जनाब के? नगी की आवाज़ ने इसे ख्यालात की दुनिया से बाहर खींचा। क्या? वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो चली गई है जनाब और मैं यहाँ मौजूद हूँ। नगी ने एक नाजेबा हरकत करते हुए खिलखिलाई। यूँ भी वो कुछ अरसा इसके साथ यूँ बहुत बेतकल्लफ होकर गुजार चुकी थी। इसकी दोशीज़गी के पहले खरीदारों में कबीर दादा भी शामिल था, और फिर कबीर दादा ही की मरहून मिन्नत वो मॉडलिंग में इतने आगे तक जा सकी थी। मैं कपड़े तब्दील कर लूँ? कबीर दादा के लहजे में नहीं तो अंदाज में ज़रूर बेजारी भरी थी। कुछ पीने पिलाने को नहीं है? वो इसकी बेजारी को खाते में ना लाई थी। यूँ भी किराए की औरतों को अगले की मूड की परवाह नहीं होती। कबीर दादा की निगाहें शराब की ताला लगी शराब की अलमारी की जानिब उठी और इसके दिमाग में तनावश की मासूमियत भरी आवाज़ गूंजी। मैंने नापे हैं, इस गंदे मशरूब की बोतल में 6 गिलास होते हैं। मुस्कुराने क्यों लगे? निगी की आवाज़ ने इसे एहसास दिलाया कि तनावश की बातों को याद करते हुए बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा था। कुछ नहीं। सर झटक कर इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। अजीम 2 बोतल विस्की, और तुम क्या लोगी? अजीम से बात करते करते वो नगी से पूछने लगा। वो जल्दी से बोली, स्कॉच, और 1 बोतल स्कॉच की राहत खाला के हाथ भेज दो। जी दादा, अजीम मुदबाना लहजे में बोला। रिसीवर रखकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। तनावश के आने के बाद इसे कपड़ों की अलमारी खोलने का मौका नहीं मिला था। इससे पहले भी काम करने के लिए मुलाजिम मौजूद रहते थे, मगर तनावश की खिदमत का गुजारी का तो मोहब्बत, खुलूस और अकीदत में डूबी हुई थी। इसका छोटे से छोटा काम भी वो अपने हाथों से करना पसंद करती। मुलाजिम कभी ये गौर नहीं करते थे कि इसकी जुराबें या अंडरवेयर कितना मैला हो गया है। ना वो खुद इतना सफाई पसंद था। कभी कभी तो वो एक ही जुराबों के जोड़े में हफ्ता हफ्ता गुजार देता था, मगर अब रोज़ाना धुली हुई जुराबें बूटों में मिलती, साफ अंडरवेयर पहनने वाले सूट के साथ लटका हुआ मिलता। अलमारी खोलते ही इसे तमाम सूट एक तरतीब से लटके नजर आते। मैले सूट यकीनन इसने ड्राई क्लीन के लिए भिजवा दिए थे।
इसने दूसरी अलमारी खोली। शलवार सूट लटके हुए थे। अलमारी की दराज खोलने पर इसे साफ सुथरी तय की हुई जुराबें नजर आईं। दराज से उठती खुशबू ने इस पर वाज़ेह किया था कि वह जुराबों पर खुशबू छिड़क कर रखती है। तीसरी अलमारी में इसे तनावश के 4-5 सूट लटके नजर आए। 2 कॉलेज की यूनिफॉर्म थी, एक सुर्ख रंग का जोड़ा जो इसने पहली रात पहना था। कबीर दादा का लाया हुआ सूट भी वहीं लटका था। इसने गहरा सांस अंदर खींचा। तनावश के वजूद की खुशबू इसके रगों पैर में उतरती चली गई। बेवकूफ़ लड़की, तुम नहीं जानती मैं क्यों तुम्हें दूर कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे दुनिया का आदमी नहीं हूँ। तुम साफ शफाफ शबनम के कतरों से धुला हुआ गुलाब का फूल हो और मैं बबूल का दरख्त। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आज रो रही हो मगर कल ज़रूर मुस्कुराओगी। आखिर मैं तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ। जुर्म की दुनिया में तुम ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाओगी और मैं तो इस दिल से चाह कर भी नहीं निकल सकता। इस दुनिया में आमद का रास्ता बेशक खुला है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसका शब ख्वाबी का लिबास तनावश के कपड़ों के साथ ही लटका हुआ था। कपड़े तब्दील करके वो बाहर निकला। नगी बड़े अंदाज से सोफे पर बैठी थी। कोई भी मर्द इसे इस हालत में देखकर अपने बेकाबू होती धड़कनों पर काबू ना पा सकता। मगर अजीब बात थी कि कबीर दादा पर इसकी अदाएं कोई असर नहीं कर रही थी। इसके लतीफ़ जज्बात जाने कहाँ जा छुपे थे। इसकी नज़र में तो बस तनावश के फड़फड़ाते लब और डबडबाई आंखों का मंजर ठहर चुका था। वो इसे अपनी सोच से झटक नहीं पा रहा था। बकौल शायर, नज़र से दूर रहकर भी किसी की सोच में रहना, किसी के पास रहने का तरीका हो तो तुम जैसा। वो सोफे के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। बड़े खामोश खामोश से हो। वो खिसक कर इसके करीब हुई। कुछ नहीं यार, कबीर दादा का अंदाज टालने वाला था। क्या अच्छी नहीं लग रही। इसका हाथ कबीर दादा की छाती पर रेंगने लगा। इसे मर्दों को लुभाने और अपने बस में करने का तरीका अच्छी तरह मालूम था। इसका मुलायम हाथ कबीर दादा को लजले सांप की तरह मानंद महसूस हुआ। वो खुशबू में नहाई हुई थी। इतनी तेज़ खुशबू भी तनावश की बदन की कुदरती खुशबू का मुकाबला करने में नाकाम हो रही थी। इसकी खूबसूरत भूरी आंखें, मेकअप ज़दा चेहरा, रेशमी बाल, गद्दाज बदन कभी दादा को मुतासिर नहीं कर पा रहा था। इसके दिल को तो बस तनावश की आखिरी निगाह मुसले जा रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और कभी दादा ने नगी को नरमी से दूर करते हुए कहा, आ जाओ। राहत खाला ट्रे में 3 बोतलें सजाए दरवाजे पर नमूदार हुई। इसने नज़र भर कर नगी को देखा और शीशे की मेज़ पर ट्रे पर रखकर वापस मुड़ गई। इसकी आंखें नगी को देखते हुए कहर बरसाती हुई लग रही थीं। नगी ने कहा, कुछ खाने को भी मंगवा लो या भूखा रहने का इरादा है। राहत खाला, बात सुनो। कबीर दादा राहत खाला को आवाज़ देकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या खाओगी। वो दिलरबाई से बोली, कुछ अच्छा सा मंगवा लो। ड्राइवर को भेजकर 3-4 किस्म के अच्छे खाने मंगवा लो। इसने चुनाव की जिम्मेदारी राहत खाला पर छोड़ दी थी। जी साहब जी। और हाँ, तनावर से पूछ कर इसके खाने के लिए भी कुछ मंगवा लेना। राहत खाला के चेहरे पर खुशी नमदार हुई। जी साहब कहकर वो दोबारा मुड़ गई। यकीनन कबीर दादा को तनावश का ख्याल था, वरना यूं क्यों कहता। कितना ख्याल रखते हैं अपनी दुल्हन का। वो बर्फ़ लेने के लिए मटकते हुए फ्रिज की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा ने इसकी नज़र बहकाते वजूद से बेनियाज होकर सोफे की पुश से टेक लगाई और आंखें मूंद ली। तनावश का उदास चेहरा एकदम इसकी आंखों के सामने नमूदार हुआ। डबडबाई आंखें और लरसते होंठ इसे बिकल कर रहे थे। जाने क्यों उसे यकीन था कि वो रो रही होगी। ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी हाजिर होंगे अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।